विद्यार्थियों, मैं हूं गजेंद्र राठौर, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गूढ़ा मलानी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है अभिलेख। इतिहास में अभिलेखों का बहुत महत्व है और ये अभिलेख नामक बिंदु या टॉपिक आपके BE फर्स्ट ईयर के पेपर प्रथम के अंदर भी है और कई प्रकार के प्रश्न इस पर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। अभिलेख क्या है, कौन कौन से प्रसिद्ध अभिलेख भारत में हुए, अभिलेख परंपरा क्या है, इससे हम कैसे इतिहास के बारे में साक्ष्य प्राप्त करते हैं, यह सब हम चर्चा करेंगे। तो जब हम जानते हैं कि साक्ष्य, इतिहास को जानने के लिए हमें साक्ष्य या तथ्य चाहिए, उसको दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है, पुरातात्विक साक्ष्य तथा साहित्यिक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्यों में अभिलेखों का सर्वाधिक महत्व है। अभिलेख जो राजा या अन्य कोई विद्वान अथवा किसी संस्था द्वारा दीवार पे, पत्थर पे, गुफा पे या ताम्र पत्र पर कुछ चीज लिखवाई जाती थी, उसे अभिलेख कहते हैं। इससे अभिलेखों द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति और उस समय की प्रमुख घटनाओं की जानकारी होती है। तो इतिहास के निर्माण में, पुनर्निर्माण में अभिलेखों का अत्यधिक महत्व है। अगर हम भारत में अभिलेखों की परंपरा की चर्चा करें तो भारत में सबसे पहले जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो हम जानें कि ऐसे अभिलेख जिन्हें पढ़ लिया गया है वह सबसे पहले या सबसे पुराने कौन से हैं, तो वह है अशोक के अभिलेख। भारत में अभिलेखों की एक निरंतर श्रृंखला किसी ने शुरू की है तो वह अशोक ने ही की है। अशोक के अभिलेख सबसे पहले जो प्राप्त करने वाला विद्वान था वह था टिफनेंथर। 1750 ईस्वी में इसने प्राप्त किया था, लेकिन ये पढ़ने में सफल नहीं हो पाया। सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ के उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले विद्वान का नाम था जेम्स प्रिंसेप, जो कि 1837 में इन्हें पढ़ पाया और हमें इतिहास के बारे में, अशोक के काल के बारे में काफ़ी जानकारी इससे प्राप्त हुई। अशोक से पहले के भी दो अभिलेख मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय। एक तो मिलता है महास्थानक में, एक मिलता है सहोगरा में। महास्थानक वर्तमान के अंदर बांग्लादेश में है, सहोगरा यूपी में है। ये उस समय के अभिलेख है जिस समय अकाल पड़ा था और अकाल के लिए धन तथा अन्न एकत्रित करने और उनके वितरित करने की चर्चा इसके अंदर की गई है। लेकिन जो निरंतर श्रृंखला शुरू हुई वह अशोक के समय ही शुरू हुई। अशोक के अभिलेखों के अगर हम लिपि और भाषा की बात की जाए तो इसके अंदर 3 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, प्राकृत, अरेमिक और यूनानी। और लिपि है 4, खरोष्टी, ब्राह्मी, अरेमिक और यूनानी। जो अभिलेख अशोक के गांधार, तक्षशिला, अफगानिस्तान क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं उनकी भाषा और लिपि अरेमिक और यूनानी है। कुछ अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वो भारत में रह गए और कुछ पाकिस्तान वाले हिस्से में रह गए। तो इनमें मूल अंतर यही है कि भाषा तो दोनों प्रकार के अभिलेख में प्राकृतिक मिलती है, लेकिन भारत में जो गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें ब्राह्मी लिपि में सब अभिलेख लिखित हैं, जबकि जो पाकिस्तान क्षेत्र में वर्तमान में अभिलेख मिलते हैं वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो अशोक के अभिलेखों से अशोक के समय के राजनीतिक, सामाजिक स्थिति, विशेषकर धर्म के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अशोक के अलावा अगर हम अन्य अभिलेखों की बात करें तो उनमें सर्वप्रमुख है खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। खारवेल कलिंग का शासक था, कलिंग जिसे वर्तमान में उड़ीसा कहते हैं। वहाँ चेती वंश का राज था और चेती वंश का ही प्रमुख शासक था खारवेल। खारवेल ने उदयगिरी की पहाड़ियों के पास में एक अभिलेख लिखाया था और ये अभिलेख जहाँ लिखा है उसके पास एक गुफा है जिसकी आकृति हाथी जैसी लगती है, इसलिए इसे हाथी गुफा अभिलेख कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है यह ऐसा पहला अभिलेख है जो जैन मंत्र से शुरू होता है। इसमें कई जानकारी मिलती है। इसमें ऐसा बताया गया है कि जब खारवेल शासक था तो उससे 300 साल पहले नंद राजा ने कलिंग पर आक्रमण किया था और यहाँ से वो जिन की मूर्ति लेके गया था। साथ में नहर की खुदवाई भी उसने कराई थी। तो इससे पता चलता है कि अगर कलिंग पे सबसे पहले किसी उत्तर भारत के राजा का अधिकार था तो वो अशोक का नहीं था बल्कि नंद राजा का था। इसके अलावा नहर का विचार सबसे पहले किसी अभिलेख में प्राप्त होता है।
और एक रात जिनकी मूर्ति जो वो लेके गए हैं नंद, इससे पता चलता है कि नंद राजाओं का रुझान जैन धर्म के प्रति भी था। इसके अलावा खारवेल द्वारा त्रिमीर संगठन को पराजित करने की बात की गई है और खारवेल की उपलब्धियों का इसमें वर्णन मिलता है। अन्य अभिलेख की बात करें तो उसमें सबसे प्रसिद्ध है रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ है गुजरात के अंदर। उसके अंदर रुद्रादमन ने लिखवाया है कि यहाँ एक सुदर्शन झील है और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था और जो सौराष्ट्र के राष्ट्रीय थे पुष्यगुप्त, उसके द्वारा ये निर्माण कराया गया था। उसके बाद इसमें बांध बनाने का कार्य हुआ। बांध बनाने का कार्य हुआ सम्राट अशोक के समय और तब सौराष्ट्र का राष्ट्रीय यानी प्रांतीय जो प्रतिनिधि था हुआ था दुशासन, उसके द्वारा बांध बनाया गया। उसके बाद में बांध में किसी प्रकार की मरम्मत का कार्य की आवश्यकता थी, वो रुद्रादमन के समय विशाख नामक प्रांतीय अधिकारी द्वारा कराया गया। इस प्रकार ये सुदर्शन झील थी, यह सिंचाई के लिए बनाई गई थी। अतः सिंचाई और कृषि के बारे में जो चिंतन है वह सबसे पहले हमें रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख में प्राप्त होता है। इसके अलावा एक सुप्रसिद्ध अभिलेख और है प्रयाग प्रशस्ति। वास्तव में जिस शिला पर यह अभिलेख लिखाया गया है ये मूलतः अशोक के अभिलेख से युक्त शिला थी, जो कि प्रयाग के अंदर स्थापित की गई थी और बाद में अकबर प्रयाग से इसे कौशाम्बी ले आया था, इसलिए प्रयाग कौशाम्बी लेख भी इसे कहते हैं। उसी पे अभिलेख लिखाया गया समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का, उसके गुण के वर्णन के बारे में। और ये जो लेख लिखा था वो लिखा था हरिसेन ने। इसके अंदर समुद्रगुप्त द्वारा उत्तर भारत में की गई विजय, दक्षिण भारत में की गई विजय और उसके संगीत और उसकी वीरता इस संदर्भ में इसमें वर्णन किया गया है। इसके अंदर समुद्रगुप्त द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियाँ जैसे ग्रहण मोक्षानुग्रह, प्रबोधरण आदि का भी वर्णन हमें मिलता है। इसके कंपटीशन में सती प्रथा के बारे में सवाल आता है कि सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कौन सा अभिलेख में मिलता है। तो सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है, जिसके अंदर उसका सेनापति गोपराज की मृत्यु और उसकी पत्नी के सती होने का वर्णन है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण अभिलेख परीक्षा की दृष्टि से है।